हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, कल हम साइंस के एक भाग पढ़े थे, आज उसी से आगे प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने प्रकाश का परावर्तन देख लिया था। ठीक है, प्रकाश की एक घटना होती है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हम प्रकाश की दूसरी घटना को पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, पहले प्रकाश के परावर्तन को जो पढ़ाया गया था उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसी से उसी से थोड़ा रिलेटेड है प्रकाश का जो है अपवर्तन। ठीक है, इसे देखिए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जबकि अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और उसको हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसको हम आपको पढ़ाए थे पहले, एक बार उसको हम रिवाइज करा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, किसी सतह से क्या करती है, टकराती है, तो टकराने के पश्चात यदि वह सतह क्या है, समतल है या चिकनी है, तो उस सतह से टकराने के पश्चात उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती थी, प्रकाश का परावर्तन कहलाती थी। उसी से रिलेटेड थोड़ा है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, किसी सतह से क्या करती है, टकराती है, तो टकराने के पश्चात उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, जबकि कुछ भाग सतह के दूसरी ओर पार हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे आप लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से क्या होती है, टकराती है, तो टकराने के पश्चात उस प्रकाश किरण का कुछ भाग जो होता है उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाती है, जबकि कुछ भाग जो होती है प्रकाश की, वह क्या करती है, वह सतह को, या जो दर्पण है या जिस सतह से प्रकाश टकराई थी उसको क्या कर जाती है, आर पार कर जाती है, यानी पार कर जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं प्रकाश का एक सतह से दूसरी तरफ आर पार हो जाने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश की अपवर्तन कहलाती है। आप जनरल भाषा में यही कह सकते हैं कि प्रकाश किरण की एक सतह से टकराकर सतह के आर पार हो जाने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जबकि अगर आपको कहीं लिखना हुआ, मान लीजिए एकेडमिक जो पेपर आप देंगे, आपको वहाँ लिखना हुआ कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप वहाँ बताएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, तो टकराने के पश्चात क्या करती है, उसका कुछ भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है, जबकि कुछ भाग उस सतह को पार करके दूसरे माध्यम में चली जाती है। दूसरे माध्यम में जाने की यही घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको तो आप लिख ही चुके होंगे कि प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरी माध्यम या एक सतह से टकराकर सतह के आर पार हो जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, इसको देखिए हम ऐसे समझेंगे। देखिए क्या होता है अपवर्तन, अपवर्तन होता है सतह के आर पार हो जाना, सतह के आर पार हो जाना, सतह के आर पार हो जाना, सतह के आर पार हो जाना। ठीक है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है, सतह के आर पार हो जाने की घटना, यानी किसी प्रकाश किरण की उस सतह से टकराकर उसके आर पार हो जाने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है।
आप इसे याद कर लेंगे तभी आप प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या करेंगे, आराम से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आगे चलने से पहले ही जैसे हम परावर्तन के 2 नियम देखे थे, हमने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन के क्या होती हैं, 2 नियम होते हैं। वैसे प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम। और वह नियम कौन कौन से हैं, देखिए आपको बताए थे परावर्तन में, परावर्तन आप याद करिए, परावर्तन में हम आपको बताए थे कि देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से क्या करती है, टकराती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से क्या करती है, टकराती है, तो उसका कुछ भाग क्या होती है, उसी दिशा में या उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, प्रकाश की वह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी सतह से टकराती है, तो प्रकाश की किरणों का कुछ भाग उस सतह को पार करके दूसरे माध्यम में चली जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर परावर्तित किरण था, लेकिन यहाँ पर एक कैसी किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो प्रकाश की किरण देखिए, मान लीजिए यह एक क्या था, दर्पण था, या एक कोई सतह थी जिस पर कोई प्रकाश की किरण क्या हुई, आपतित हुई। जिस पर कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए प्रकाश स्रोत है जहां से वह क्या मिल रहा है, प्रकाश की किरण निकल रही है। तो प्रकाश की किरण आई, सतह से टकराई, उसका आंशिक भाग क्या हुआ, उसी दिशा में वापस लौट गया, या आंशिक मतलब उसी माध्यम में वापस लौट गया। जबकि उस प्रकाश की किरण की कुछ भाग उस सतह को पार कर दूसरे माध्यम में चली जाती है, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो यहाँ पहला नियम क्या बताएंगे आप, देखिए आप देखिए एक किरण आकर यहाँ सतह से टकरा रही है, आने के कारण आ से आना, आ से क्या हो जाएगा, आपतित किरण, आ से आना और आ से क्या हो जाएगा, आपतित किरण। यानी वह किरण, पूछा जाएगा आपतित किरण कैसे कहते हैं, वह किरण जो प्रकाश स्रोत से आकर सतह से टकराती है, ऐसी किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब देखिए सतह से टकराने के पश्चात जो किरण दूसरे माध्यम में यानी दर्पण के उस पार चली जाती है, उसे हम परावर्तित नहीं बल्कि अब क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। बस दोस्तों यही थोड़ा सा अंतर है, वहां पर परावर्तित किरण कहते थे, लेकिन जब आपतित किरण सतह से टकराकर दूसरे माध्यम यानी उस सतह को पार कर जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। उसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। और जब उस बिंदु पर जहां पर प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, प्रकाश की किरण जहां आपतित हो रही है और जहां से प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है, यदि उस बिंदु पर कोई हम क्या खींच देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब, जिसे आप क्या कहेंगे, अभिलंब। इसे हम कॉमन कहते हैं या नॉर्मल कह सकते हैं, अभिलंब। ठीक है, इसे यन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो पहला नियम यही होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं तीनों, देखिए इस सतह के एक ही तल में तो है दोस्तों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मान लीजिए इस स्थान को हम क्या नाम दे देते हैं, यम। यानी यह तीनों बिंदु, यह तीनों मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु यम पर आकर मिल जाते हैं। यह है अपवर्तन का, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कितने नियम हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे परावर्तन के 2 नियम थे, वैसे अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, 2 नियम। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा आप क्या लिखेंगे, देखिए पहले समझ लीजिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ, याद करिए पिछला वीडियो, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण से ही बना क्या, आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। जबकि अपवर्तित किरण
अभिलंब के साथ दोस्तों जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। वहां परावर्तन था, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक है, देखिए आपतन कोण, अब तो आप समझ गए आपतन कोण किसे कहते हैं। वह देखिए अगर आपसे सीधे यही पूछ लिया जाता कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह क्या कहलाती है, आपतन कोण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण का निर्माण करती है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। ठीक, ज्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन। ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। कास का मतलब होता है कोस ज्या। ठीक है, देखिए ये इंसिडेंट रे है। मैंने आपको बताया था आपतित किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किसे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। जबकि अपवर्तन कोण का यानी अपवर्तित कोण को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यानी अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जिस कोण का निर्माण करती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, आर से। ठीक है, आपतन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से, जबकि अपवर्तन कोण को प्रदर्शित किया जाता है किससे, आर से। क्या कहा गया है दूसरे नियम में, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या है, आई की ज्या मतलब साइन के साथ, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, तथा देखिए अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या जिसका मतलब क्या, साइन। ज्या का मतलब देखिए साइन को क्या कहा जाता है, ज्या, जबकि कास को कहा जाता है क्या, कोस ज्या। साइन आर, क्योंकि अपवर्तन कोण रहे हैं, का अनुपात इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों, का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखिए जब आप परावर्तन में पढ़े थे तो आप पहला नियम तो सेम है उसका भी और इसका भी, बस वहां परावर्तित के स्थान पर यहाँ क्या आ गया है, अपवर्तित आ गया। लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे होता है दोस्तों। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है एक क्या होता है, नियतांक होता है। देखिए इसे लिखा कैसे जाएगा, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो पहले आप इसको एक बार और देख लीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो आप बताएंगे दो। कौन कौन से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और आप देख रहे हैं आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों कहाँ हैं, एक ही तल में है। दूसरा क्या होता है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, जबकि अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी तो आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन होता है दोस्तों, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, देखिए इसे हम इरेज कर रहे हैं तब बताते हैं आपको। देखिए अब क्या होगा, यानी देखिए हमने आपको बताया आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को किसे प्रदर्शित किए थे, साइन आई, जबकि अपवर्तन कोण की ज्या यानी क्या प्रदर्शित किए थे आप, साइन आर का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए एक नियतांक को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। साइन आई तथा साइन आर जो होता है वह साइन मतलब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। और यही क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। स्नेल मतलब यह जो बताए थे, जो अपवर्तन कोण का नियम दिए थे वह स्नेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। स्नेल का नियम, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, क्योंकि स्नेल ने ही बताया था, स्नेल जो व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही बताया था कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वह क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसीलिए इस जो लिखा गया है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर को ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन आपने देखा। अब देखिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा के हम आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए ये मान लीजिए कोई सतह है,
जो इम्पोर्टेंट बात बताने में चल रहा हूँ, ये कोई सतह है और ये क्या है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। मान लीजिए यहाँ पर खींचा गया क्या, अभिलंब। देखिए एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। विरल किसे कहते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यह एक बेंच है, मान लीजिए क्या है, एक यह बेंच है, ठीक है, मान लीजिए यह एक बेंच है। अगर इस बेंच पे 10 लड़के बैठे हैं, इस बेंच पे कितने लड़के बैठे हैं, मान लीजिए 10 लड़के बैठे हैं, और एक दूसरी बेंच है, एक दूसरी बेंच है, मान लीजिए इस पर कितने लड़के बैठे हैं, 3 लड़के बैठे हैं। तो आप बताएं किस पे ज्यादा लड़के बैठे हैं। तो आप बताएंगे कि बेंच नंबर 1 पर ज्यादा लड़के बैठे हैं, जबकि बेंच नंबर 2 पर कम लड़के बैठे हैं। तो देखिए विरल का मतलब क्या होता है, जिसे गांव में कहते हैं बीड़र कहते हैं, और सघन का मतलब गांव में कहते हैं गर्जिन, ठीक है। यानी इस बेंच पर बैठने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है। तो जब माध्यम के कणों की संख्या अधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम। क्या कहते हैं, सघन माध्यम, ठीक है। और जब माध्यम के कणों की संख्या क्या होती है, कम होती है, तब हम उसे कहते हैं क्या, विरल माध्यम। उसे हम विरल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विरल कहते हैं। तो आशा करता हूं सघन और विरल समझ में आया होगा। सघन का मतलब क्या होता है, पास पास। सघन का मतलब क्या होता है, पास पास। और जबकि विरल का मतलब क्या होता है, दूर दूर। विरल का मतलब क्या होता है, दूर दूर। जैसे देखिए हवा क्या है, हवा एक विरल माध्यम है। हवा क्या है, एक विरल माध्यम है। किसकी तुलना में, जल की तुलना में। किसकी तुलना में, जल, या इसे पानी कहते हैं आप। तो जो हवा है वह पानी की तुलना में क्या है, विरल माध्यम है, क्योंकि जो जल के अणु होते हैं वह बहुत ही पास पास होते हैं। वह क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। जबकि जो हवा के अणु होते हैं, निर्वात के अणु होते हैं, वह क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। वह क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो जल की तुलना में हवा हमारा कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक। जबकि जल हवा की तुलना में कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है दोस्तों। कैसा माध्यम है, सघन। तो सघन और विरल समझ में आ गया होगा। आप इसे गांव से संबंध करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए गेहूं की जब बुआई की जाती है तो उसे, तो गेहूं जो पास पास जमता है तब उसे हम क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। या अभी आज के दिनों में देखिए तो आप देखेंगे क्या कि जो धान जो डाला गया है, जिसे जरई कहते हैं, जरई जो डाला गया है वह पास पास है, उसे हम क्या कहेंगे, सघन। लेकिन उसी धान को उखाड़ कर जब खेतों में रोप दिया जाएगा तो वह थोड़े दूर दूर होंगे। अभी पास पास हैं, अभी पास पास हैं, जब रोपा जाएगा तो वह दूर दूर होंगे। तो जो अभी पास पास हैं उसे हम क्या कहेंगे, सघन। जब उन्हें बैठा देंगे तो वह दूर दूर हो जाएंगे, तब उसे हम क्या कहते हैं, विरल कहते हैं, ठीक है। तो सघन और विरल समझ में आया। सघन और विरल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो बिंदु हम बताने जा रहे हैं वह इसलिए बताने जा रहे हैं, सघन विरल इसलिए समझाएं क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें है। देखिए जब प्रकाश किरण, मान लीजिए यह माध्यम क्या है, विरल है। यह माध्यम क्या है, विरल है। मान लीजिए यहाँ हवा है, क्या है, हवा है या वायु है, हवा है या क्या है, वायु है, ठीक। और यह माध्यम क्या है, सघन है। सघन का मतलब क्या है, मान लीजिए इसमें पानी भरा है, ठीक। मान लीजिए यह प्रकाश की किरण अपने स्रोत से निकल रही है, यह प्रकाश की किरण क्या हो रही है, अपने स्रोत से निकल रही है और सतह से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए यह नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। देखिए मान लीजिए अब यह, देखिए पहले समझा रहा हूं, मान लीजिए यह किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद इसे जाना था यहाँ से, इसे कहाँ जाना था, यहाँ से जाना था। लेकिन क्योंकि यह माध्यम क्या था, विरल था, और यह माध्यम कैसा है, सघन है। तो जब यह सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसके जो अणु होंगे, इसके अणु पास पास होंगे, तो वह इसके चाल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसके चाल को क्या करेंगे, कम कर देंगे। और चाल को कम करने के कारण यह क्या होती है, अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो आप क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्या करती है, झुक जाती है। मैं लिखाऊंगा नहीं दोस्तों, इसको आप सुनिए। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। लिखना ही पड़ेगा लग रहा है। देखिए लिख रहा हूं, जब प्रकाश की किरण
किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, यही चीज जो मैं यहाँ बताया हूँ यही यहाँ लिखा हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब उल्टा होता है। अब देखिए, मान लीजिए यह माध्यम कैसा है, सघन है, और अब प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है। देखिए, अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। इस नियम का सीधे उल्टा हो जाएगा। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, अब देखिए यहाँ पर क्या थे, कण ज्यादा थे, यहाँ पर कण क्या थे, ज्यादा थे, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण जा रही थी वह रुक रुक के जा रही थी। लेकिन जैसे वह विरल माध्यम पहुंचेगी तो यहाँ पर कण क्या होंगे, माध्यम के कण कम होंगे, और यहाँ पर तरंग को चलने के लिए क्या मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुकती नहीं, बल्कि क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको आप अपना स्वयं लिखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ठीक, ये दोनों चीज आपको समझ में आया होगा। यहाँ से देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है, अब और एक बिंदु लिखिए। देखिए, प्रकाश की चाल का, देखिए यहां से लिखेंगे, जब कोई, फिर से लिखेंगे, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी चाल व तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, चाल व तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार मार्क आप दीजिए। जबकि उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, जब उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। अब यहाँ पर 3 नए चीज आए हैं। क्या क्या आया है, एक आया है चाल, दूसरा आया है क्या, तरंग दैर्घ्य, और तीसरी आई है क्या, आवृत्ति। अब आपको यह इतना यहाँ पर रटना होगा, क्योंकि अगर हम चाल और तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति यहीं पढ़ाएंगे तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको, तरंग दैर्घ्य को, आवृत्ति को हम तरंग नामक चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जब तरंग नामक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तब आपको वहाँ तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को बहुत विस्तृत रूप से वर्णन कर देंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, प्रवेश करती है या अपवर्तित होती है तो उसकी चाल व तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है, बदल जाती है, जबकि उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होती है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पहले में चाल दे देगा, दूसरे में तरंग दैर्घ्य दे देगा, तीसरे में आवृत्ति दे देगा, और चौथे में लिख देगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक करेंगे, आवृत्ति। चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम प्रकाश के अपवर्तन की कुछ घटनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, जहां से प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, प्रकाश
के अपवर्तन की घटनाएं, के अपवर्तन की घटनाएं, प्रकाश अपवर्तन की घटनाएं। इसको आप याद करिए दोस्तों, इसका एक तिरिक है, लिखिए आप तिरिक। देखिए, अपनी वास्तविक स्थिति में ना दिखाई देना, अपनी वास्तविक स्थिति में ना दिखाई देना। अगर आप इतना ही याद कर लेते हैं, दिखाई देना, या इसे आप कहेंगे, लिख सकते हैं बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ बनाना। देखिए क्या मतलब होता है इसका। देखिए आप पढ़े होंगे कि क्या होती है, जो है जब सूर्य निकलता है तो सूर्य निकलने के पहले और सूर्य डूबने के बाद तक सूर्य का दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है। तो वह किस घटना का उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन। अभी हम आपको समझाते हैं, सिर्फ आप तिरिक किया। देखिए प्रकाश का वह जो अपवर्तन है वह तीनों माध्यम में हो सकता है। प्रकाश का अपवर्तन तीनों माध्यम का मतलब क्या? ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? गैस। प्रकाश का अपवर्तन गैस में कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए यह सूर्य है, मान लीजिए क्या है, यह वायु मतलब आकाश है। अब यहाँ से सूर्य है, यहाँ पर क्या है? सूर्य है। और यहाँ पर मान लीजिए कौन है? हम हैं। यहाँ पर मान लीजिए कौन है? हम हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे और सूर्य के बीच में हवा का क्या है? एक परत है, जिसमें आप पढ़ेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायु की कई परतें हैं, यह भी हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए विभिन्न प्रकार की परतें हैं, जिसमें क्षोभ मंडल आ जाता है, समताप मंडल, आयन मंडल जिसे मध्य मंडल भी कहा जाता है। फिर क्या आता है? जो बहिर्मंडल। विभिन्न प्रकार के मंडल हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर हवाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? वायु पाई जाती हैं। और वायु की यह प्रवृत्ति ही है कि वह क्या करती है? हिलती डुलती रहती है। क्या करती रहती है? हिलती डुलती रहती है। क्या करती रहती है? हिलती डुलती रहती है। तो आप सोचिए, अगर सूर्य निकला है, अगर सूर्य क्या है? निकला है, तो मान लीजिए सूर्य यहाँ निकला है, सूर्य यहाँ निकला है, तो हवाएं यहाँ से क्या हो रही हैं? हिल डुल रही हैं। यहाँ से क्या हो रही हैं? हवाएं हिल डुल रही हैं। हवाओं के हिलने डुलने से हमारे आंख पर प्रभाव पड़ेगा, और सूर्य की जो स्थिति वास्तविक है, हम उसे उसकी वास्तविक स्थिति पर ना देख पाएंगे, बल्कि उसके आगे या पीछे देखेंगे। आप समझिए, जैसे देखिए, अभी हम ढेर सारी लाइट से निकल कर बाहर जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? चकाचौंध हो जाते हैं। या जैसे हवाएं तेज से चलने लगती है तो कोई चीज़ हमें उसकी वास्तविक स्थिति में नहीं दिखाई देती, बल्कि आगे और पीछे दिखाई देती है। तो उसी प्रकार जब ये हवाओं में क्या होगा? हवाएं जो हिलती डुलती रहती हैं, हवाओं के हिलने डुलने से सूर्य निकलने के पहले, सूर्य निकलने वाला ही होता है। तो देखिए, सूर्य निकलने वाला होता है, अभी तो सूर्य निकला नहीं है, सूर्य निकलने वाला होता है। तो सूर्य निकलने से पहले जब सूर्य छिपा ही होता है, तो वह हमें सूर्य की जो लालिमा होती है, सूर्य की जो लालिमा होती है वह क्या होती है? पहले ही दिखाई देने लगती है। सूर्य की लालिमा क्या होने लगती है? पहले ही दिखाई लगती है। यानी सूर्य जहाँ था वहाँ नहीं दिख रहा है, बल्कि या आगे दिख रहा है या उसके क्या दिख रहा है? पीछे दिख रहा है। ठीक यही स्थिति कब होती है? सूर्य के डूबने पर। देखिए, यहाँ सूर्य का निकलना हो गया, यानी सूर्य के निकलने के पहले ही हमें क्या दे रहा है? सूर्य दिखाई देने लगा। किसके कारण? हवाओं के कारण या गैसों के कारण। अब सूर्य डूबने वाला है, सूर्य डूबेगा तब भी हवाएं हमारे और सूर्य के मध्य रहेंगी, तब भी सूर्य क्या होगा? डूब जाएगा। सूर्य डूब रहा है, लेकिन हवाएं हिल डुल रही हैं, इसलिए सूर्य के डूबने के पश्चात भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि क्या है? सूर्य अभी भी क्या है? अभी डूबा नहीं है। तो वही कहने का मतलब यह है, आपसे पूछा जाएगा सूर्य के उदय होने से पहले व सूर्य के अस्त होने के बाद 2 मिनट 3 मिनट तक दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश का अपवर्तन। और यह किस माध्यम में अपवर्तन हो रहा है? अगर आपसे पूछा जाएगा प्रकाश के गैस में अपवर्तन से संबंधित कोई उदाहरण दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? सूर्य का उदय होने, एक मिनट दोस्तों, सूर्य का उदय होने व अस्त होने से पहले व अस्त होने के बाद तक दिखाई देना, व अस्त होने के बाद तक दिखाई देना,
दिखाई देना। वह प्रकाश के किस घटना का उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्योंकि देखिए हम जो यहाँ सूर्य था और हम यहाँ थे। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की किरणें आ रही हैं, प्रकाश की किरणें यहाँ से निकली, अब उसके माध्यम तो भी बदल रहे हैं, उसके माध्यम ही बदल रहे हैं, यानी अब वह गैसीय माध्यम से होते होते हमारे पास तक पहुंचेंगी। अब गैसों में अगर विक्षोभ उत्पन्न होगा तो सूर्य की वास्तविक स्थिति हमें दिखाई नहीं देगी। और ट्रिक हम क्या लिखें? उसकी वास्तविक स्थिति जो थी वह उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, यानी हमको क्या बना रहा था? बेवकूफ बना रहा था। बेवकूफ बनाने से तात्पर्य है जहां वह था वहां नहीं दिखाई दे रहा था, बस बल्कि उसके पहले दिखाई दे रहा है, उसके बाद में भी दिखाई दे रहा है, अर्थात हमें बेवकूफ बना रहा था। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण है गैस से ही। देखिए तारे जो होते हैं, क्या होते हैं? जो तारे होते हैं, तारे एक जगह स्थिर होते हैं, तारे एक जगह स्थिर होते हैं, लेकिन रात में वो हमको कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, या चमकते, टिमटिमाना शब्द याद रखिएगा दोस्तों, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए कोई भी तारा होता है, कोई भी तारा होगा और हम नीचे से देखते हैं। ठीक है, हम नीचे से क्या करेंगे? देखेंगे, तब भी तो हमारे और उसके मध्य में क्या है? वायु है, गैस है विभिन्न प्रकार के, क्योंकि अभी आपको पता है ढेर सारे वायु की परतें हैं। तो यह अपनी इस, देखिए तारों में क्या होगा? प्रकाश होगा, तारों में क्या होगा? प्रकाश होगा। अब प्रकाश है तो यह अपनी, अब इसमें जब विक्षोभ उत्पन्न होगा तो उसके प्रकाश भी आगे पीछे क्या होंगे? दिखाई देंगे। मान लीजिए इसका प्रकाश यहाँ दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया, तो प्रकाश आगे पीछे दिखाई देने के कारण ही क्या होते हैं? हमें वह टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मान लीजिए कोई अभी आपको कोई प्रकाश स्रोत लिया और आपके सामने ऐसे ऐसे किया, तो आपका क्या लगेगा? जैसे क्या कोई चीज टिमटिमा रहा है। तो जो तारों का टिमटिमाना होता है वह भी प्रकाश के अपवर्तन का ही क्या है? एक उदाहरण है। ठीक है, यानी तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना भी कैसा उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना का एक उदाहरण है। अब देखिए दूसरा, देखिए अपवर्तन गैस में भी हुआ, प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है? द्रव में भी होता है। कहाँ होता है? द्रव में। अब द्रव का उदाहरण देखिए, तो देखिए यहाँ पर फिर वही ट्रिक से आप जोड़िएगा, तारों का टिमटिमाना यानी जहां थे वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, अर्थात बना रहे हैं क्या हमको? बेवकूफ। ठीक है, द्रव। अब देखिए इसमें पूछा जाता है पानी में पड़ी पेंसिल या परख नली का टेढ़ा दिखाई देना, यह दूसरा उदाहरण इसी का है। पानी में पड़े सिक्के का ऊपर नीचे दिखाई देना, सिक्के का ऊपर नीचे दिखाई देना, सब बताऊंगा दोस्तों, दिखाई देना। अगला क्या है? पानी में तैरती मछली का ऊपर दिखाई देना। कैसे होता है? इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों, ये ऊपर वाला। ठीक, देखिए मान लीजिए यह जल है, मान लीजिए क्या है? ये जल है। अब देखिए इसमें जल भरा हुआ है, इसमें क्या हुआ? जल भरा हुआ, और इसमें हम क्या रख दिए? कोई पेंसिल रख दिए। मान लीजिए क्या रख दिए? कोई पेंसिल रख दिए। ठीक है, कोई पेंसिल रख दिए। अब देखिए प्रकाश की जो किरणें होंगी वह पड़ेंगी, यानी यह गैस से अब कहाँ प्रवेश कर रही हैं? द्रव में प्रवेश कर रही हैं। यह गैस से कहाँ प्रवेश कर रही हैं? द्रव में प्रवेश कर रही हैं। तो देखिए यह जब गैस से द्रव में प्रवेश कर रही हैं तो उनका क्या हो जाएगा? उनकी जो चाल होगी, उनकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वह क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और यहाँ से कुछ किरणें जो परावर्तित होकर हमारे नेत्रों पर पड़ेंगी। कहाँ पड़ेंगी? हमारे नेत्रों पर पड़ेंगी। तो नेत्र पर पड़े होने के कारण यह, इसमें जो डूबी हुई पेंसिल है या जो डूबी हुई प्रखनली है वह भी हमें क्या दिखाई देगी? टेढ़ी दिखाई देगी। वास्तव में टेढ़ी नहीं रहेगी, बल्कि हमें टेढ़ी दिखाई देती है। किस घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अर्थात हमें बना रही है क्या? बेवकूफ। ट्रिक आप याद रखिए, क्या होता है? बेवकूफ बनाना, या आप अगर इतना बड़ा याद कर सकें अपनी वास्तविक स्थिति में ना दिखाई देना। अगला क्या दोस्तों? सिक्के का ऊपर नीचे दिखाई। देखिए पानी में पड़ा, मान लीजिए इसी पानी में कोई सिक्का है, इसी पानी में कोई क्या है? सिक्का है। ठीक, अब प्रकाश की किरणें आएंगी। अब गैस से प्रकाश की किरणें, देखिए विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें कहाँ का प्रवेश कर रही हैं? सघन में। इसका कुछ भाग परावर्तित होगा दोस्तों, जो हमारी आंखों पर आएगा,
लेकिन यहाँ पर प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन होने के कारण ही यह सिक्का जो पानी में पड़ा है यह हमें थोड़ी ऊपर दिखाई देगी। किस घटना के कारण, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक उसी तरह पानी में तैरती मछली का ऊपर दिखाई देना, वहां पर भी क्या होंगे, देखिए सूर्य से प्रकाश की किरणें आएंगी, यानी गैसीय माध्यम से वह कहाँ प्रवेश करेंगी, जलीय माध्यम में, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी। इसलिए यहाँ पर प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा, और वहां पर तैरती मछली का क्या हमें दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए हम उसे इसीलिए हम मछली को जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब अगला क्या दोस्तों, द्रव हो गया, अगला क्या है, ठोस हो गया। देखिए ठोस क्या होता है, देखिए ठोस में भी परावर्तन होता है, जैसे लेंस जो होते हैं, जो क्या होते हैं, लेंस। देखिए जो ठोस में अपवर्तन कैसे होता है, जब देखिए मान लीजिए कोई लेंस है, मान लीजिए कोई क्या है, लेंस है, लेंस आगे पढ़ाया जाएगा आपको, प्रकाश में ही है लेंस। देखिए जब कोई प्रकाश की किरणें आती है तो यहाँ पर क्या होती हैं, गैस होती हैं, क्या होती हैं, गैस होती हैं। देखिए मान लीजिए यह लेंस हमारी आंखों पर लगा है, यह लेंस हमारी आंखों पर लगा, यानी चश्मे में लगा लेंस हम आंख में प्रयोग किए हैं। अब देखिए प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, प्रकाश की किरणें, यानी यहाँ क्या है, गैस है। अब लेंस गैस की तुलना में क्या है, सघन माध्यम है, जबकि गैस एक विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण जब गैस से इस लेंस पे पड़ेगी, यानी विरल से कहाँ पड़ेगी, सघन पे पड़ेगी, तो यहाँ प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। इसलिए हम लेंस का प्रयोग जो किए रहते हैं, तो देखिए अक्षर या तो हमें बड़े दिखने लगते हैं या छोटे दिखने लगते हैं, अर्थात अक्षरों की जो वास्तविक स्थिति होती है वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं होती है, बल्कि हमें क्या दिखाई देती है, छोटी बड़ी या ऊपर नीचे दिखाई देती है, यानी बनाती है क्या, हमें बेवकूफ। ठीक है, तो इतनी जो घटनाएं थी यहाँ पर, इससे ज्यादा आपसे प्रकाश के अपवर्तन से घटनाओं में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। अब प्रकाश के अपवर्तन पे कुछ जो है क्या बचे हैं, न्यूमेरिकल बचे हैं। जैसे यहाँ पूछा जाएगा, यदि कोई मछली तालाब में इतने नीचे तैर रही है, ठीक है, तो उसको देखने पर वह कितने ऊपर दिखाई देगी। ठीक, या कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह कैसी दिखाई देगी, उसका अपवर्तनांक कितना होगा। बाकी जो बचा है दोस्तों उसको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।